थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। ये हमारा श्रृंखला जो चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू की गई है, एडमिशन से रिलेटेड, प्रवेश से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया है उनको समझाने के लिए बहुत छोटे छोटे अंकों में हमने इसको बांटा है, बहुत छोटे छोटे चरणों में बांटा है, ताकि आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज को लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आ सके। मंगलवार को, सोमवार को 26 को हमने अपना सीसास का सेकेंड फेज लॉन्च किया था, जिसमें बच्चे अपनी कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये हमारा 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आप सब ने उम्मीद है शुरू कर दी होगी प्रक्रिया अपनी प्रोग्राम्स और कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस देने की। आज हम उसके बाद हमने 27 तारीख को पहला वेबिनार किया था, जिसमें हमने सीसास का पोर्टल समझाया था और किस तरह से आप अपने प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं उसके बारे में बताया था। अगर आप देखना चाहें तो 27 सितंबर का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। वो हमारे यूट्यूब, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर उपलब्ध है। कल हमने जो वेबिनार किया था उसमें हमने यूजीसीएफ के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विपिन तिवारी, जो प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जी। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहन राय जी। ये एडमिशन से रिलेटेड काफी जानकारी, बहुत सालों से एडमिशन के साथ एडमिशन में जुड़े हुए हैं। तो सर आपका भी स्वागत करते हैं। सर आप पहले स्टार्ट करेंगे। विपिन सर, आज हम जो बात करने वाले हैं, पैनलिस्ट को बता दूं, वो हम रिजर्वेशन पॉलिसीज जो SC, ST, OBC, EWS और PWBD जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड कर रहे हैं। ये सब सर जानकारी हमने अपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन और हमारा जो सीसास का जो डॉक्यूमेंट है उसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है। हमने एक नोटिस भी जारी किया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें हमने बच्चों से आग्रह किया था कि आप अपने सारे दस्तावेज जो है उन्हें तैयार कर लीजिए। वो डेट फिर हमने आगे जाके बढ़ाई थी। पहले हमने अगस्त की डेट दी थी, फिर हमने सितंबर एंड तक की दी, और हमने दोबारा उसकी डेट बढ़ा दी है कि आप अपने सारे दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा कर ले, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी हमने दिया था, और उम्मीद करते हैं अब जो बच्चे डाल रहे हैं वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपलोड कर रहे हैं। अंडरटेकिंग इस साल से हम नहीं लेंगे, तो ये मैं बच्चों को फिर बताना चाहूंगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अभी भी दिन है, लास्ट डेट अभी 10 अक्टूबर है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अभी भी टाइम है। प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो और उसी डेट के अंदर हो जिसमें हमें चाहिए है। तो आज जो हम बात करेंगे, सर आप PWBD कैटेगरीज के बारे में और जानकारी दे दीजिए। और डॉक्टर रोहन राय सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप SC, ST, EWS और OBC के बारे में जानकारी, और हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेस में जो इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में अवगत करवा दीजिए। आपके ऊपर। मैं शुरू करूं या रोहन सर शुरू कर रहे हैं? आप शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कहें। धन्यवाद। So good afternoon and very welcoming remarks by our colleagues from admission branch, and a special thanks to Professor Haneet for inviting me for this, and thanks to even Rohan ji for being with us on this important issue of sharing some of the important concerns regarding the marginalized sections of the society. मैं खास तौर पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कनेक्शन में बात करूंगा आपसे, और कई सारी जानकारी है जो कि दी जा चुकी है हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में, लेकिन कई बार हमें रोज क्वेरीज भी आ रहे हैं, फोन भी आते हैं, देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि जो भी आवेदक हैं इस वक्त वो कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर जो है सो कि अटक जाते हैं, चीजों को नहीं समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है भारत सरकार द्वारा गजट में दी गई है 2016 के एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत, वो 5% है। 5% का आरक्षण पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग जन आवेदकों को मिलेगा, और उस 5% में हमने कई सारी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज लिखी हुई है। उसका डेफिनेशन भी बताया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी है और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन
कर सकते हैं। नंबर 1, आवेदन करने के लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, खास तौर पर जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी की बात आएगी, तो वो होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। यूं तो बुलेटिन में साफ तौर पर अंकित किया गया है कि कहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा उस मेडिकल सर्टिफिकेट का, लेकिन मैं पुनः बता देता हूं कि आपको सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के विश्वविद्यालय किसी भी कोर्स में कोई भी एडमिशन नहीं दे पाएगी। ये प्लीज आप क्लियर कर लेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि 10 अक्टूबर का जो तारीख, जो दिनांक है, उस दिन तक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो भी आवेदक इस प्रक्रिया से जुड़े होंगे उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। विश्वविद्यालय इस बार इस तरह की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं कर पाएगी कि हमने मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिल पाया, मेरे लिए संभव नहीं हुआ। ये सब शायद विश्वविद्यालय के लिए इस बार के प्रक्रिया में बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम शायद इसको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए खास तौर पर यह बता रहा हूं कि सबसे जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो आप हमारी तरफ से है, विश्वविद्यालय की तरफ से है, रादर जो प्रावधान है उसके आधार पर है। तो इसलिए जरूरी है कि एक तो इसी अधिनियम 2016 के अधिनियम में पीछे पेज में गजट के नोटिफिकेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के आधार पर ही वो सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अगर जिन आवेदकों ने यूडीआईडी अप्लाई करके वो ले लिया है, वो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर हो। हम चाहेंगे कि आपके पास यूडीआईडी भी होना चाहिए। ये तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके आधार पर कि आप नामांकन की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और नामांकन में आप एक आवेदक बन सकेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं खास तौर पर अपने जो दृष्टिबाधित आवेदक हैं उनके लिए यह सूचना देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने में कोई असुविधा हो रही हो, तो आप हमारे समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय में सुबह 9 बजे से लेकर साय 5:30 बजे तक दूरभाष संख्या 01127662602 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप वहां विजिट भी कर सकते हैं और कोई भी सहायता अगर आपको चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। आप ये तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि नामांकन से सीधा नामांकन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अब हम और बातें करें तो समान अवसर प्रकोष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ सुविधाएं विश्वविद्यालय मुहैया कराने का प्रयास अपने खास तौर पर दिव्यांगजन छात्र छात्राओं के लिए करने का प्रयास करता रहा है। जितनी सीमित रिसोर्सेस हैं उसके आधार पर प्रयास करता रहा है। उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि जहां तक जिन छात्र छात्राओं की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रीडिंग मटेरियल से संबंधित, उसको हम कोशिश करते हैं कि उनकी अगर कोई रीडिंग टेक्स्ट है तो उनको हम कन्वर्ट करके देने का उन एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रयास करते हैं। साथ ही हम एक लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देते हैं जो कि कोरोना काल के बाद से थोड़ा सा स्थगित सा चल रहा है, क्योंकि उसकी कई सारी दिक्कतें परिवहन विभाग के कारण आ गई हैं, तो वो रेगुलराइज नहीं हो पा रहा है और कुछ रिसोर्सेज के भी क्रंच होते हैं, क्योंकि गाड़ियां जैसे ही पुरानी हो जाती हैं तो हम चाह कर भी उसको सड़क पर नहीं चला सकते और चाह कर भी ऐसी स्थिति नहीं है कि तुरंत हम नई गाड़ी ले लें और नई गाड़ी को लाकर बच्चों के सुविधा के लिए उपलब्ध करा दें। बहरहाल यह कोशिश और प्रयास जारी रहता है कि किसी तरह से किसी भी आवेदक छात्र छात्राओं को जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं उनको जो भी संभव मदद हो सकती है वो की जाए। इसके अलावा समान अवसर प्रकोष्ठ यह भी प्रयास करता है कि प्रत्येक कॉलेज में एक इनेबलिंग यूनिट हो और वह इनेबलिंग यूनिट बिल्कुल फंक्शनल हो, जो आपको एडमिशन से लेके नामांकन प्रक्रिया से लेके आपके कॉलेज में जब तक आप महाविद्यालय में रह रहे हो और जब तक आप विश्वविद्यालय से जुड़े रहें, हर तरह से जो भी
आपकी समस्याएं हों या जो भी आपके सपोर्ट हों, उसको हम उसमें मदद करने का आपको प्रयास करें। विश्वविद्यालय कई ऐसे गुड प्रैक्टिसेस करते रहे हैं। शुरू के दिनों में हमने छात्र छात्राओं को, जब यह संभव हुआ तो हमने उनको विदेश यात्राएं भी कराई थी। उनको यह दिखाया था कि अन्य विश्वविद्यालय, जो बाहर के विश्वविद्यालय हैं, वहां छात्र छात्राएं किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, डे टू डे अफेयर्स में अध्ययन कैसे सीखते हैं, इसको भी बताने का प्रयास हम करते रहे हैं। हमारा एक ये प्रैक्टिस रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में भी हम शुरू कर पाए या इस पर विचार करें। इसके साथ ही समान अवसर प्रकोष्ठ के प्रयास के द्वारा मेरे साथ मेरे कॉलीग भी जुड़े रहे, प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा, और हम दोनों लोगों ने मिलकर अब जो है सो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज शुरू करने जा रही है विश्वविद्यालय, जिसमें कि कई सारे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और उस पाठ्यक्रम में यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से हम पूरे पाठ्यक्रम, पूरे व्यवस्था को सम्मिलित समझें, इंक्लूसिव बनाएं। इसका एक प्रयास रहेगा। उस क्रम में हम साइन लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देंगे। हम कई सारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स शुरू करने का प्रयत्न करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे कुछ कोर्सेज शुरू किए जा सकें। समान अवसर प्रकोष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार यह प्रयास करती रही है और करती रहेगी कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक एकेडमिक वर्ष में जो छात्र छात्राएं नामांकन लेते हैं, उनको जो कुछ भी सुविधाएं, जो कुछ भी सपोर्ट उनके महाविद्यालय में जरूरत हो वह दिलाई जाए। यह भी एक प्रयास किया जाए कि किसी भी तरह का कोई भी कानूनी तौर पर उनको दिक्कत ना आए। कोई भी रूल्स से अगर कहीं भी उल्लंघन कुछ हो रहा है तो उसको समान अवसर प्रकोष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय यह प्रयास करती है कि उसको ठीक करे और कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो। नामांकन से संबंधित मैं और भी कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान बढ़ाना चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी है कि हम हर चीज बहुत अच्छे तरीके से वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि ये आपकी जरूरतें हैं जो आपको अपने आवेदन के क्रम में पूरा करना है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आता है कि मैंने साइबर कैफे में यूज किया, मैं साइबर कैफे में फॉर्म भरा और साइबर कैफे वाले ने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। हमने बार बार एक यह चेतावनी आपको दी है कि आप यह ध्यान रखें कि जिस ईमेल आईडी और जिस लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आप यूज कर रहे हैं, आप उसका पासवर्ड और उसके क्रेडेंशियल्स को आप याद रखें। और कहीं कोई असुविधा हो रही हो तो आप खास तौर पर जो दृष्टि बाधित छात्र छात्राएं हैं, जो भी दिव्यांगजन हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, वो समान अवसर प्रकोष्ठ को संपर्क कर सकते हैं अपनी किसी जरूरत के लिए, खासतौर पर जब आप इस वक्त आवेदन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, जो साफ साफ लिखे गए हैं, आप प्लीज, आपसे यह कृपया करके निवेदन है कि वो आप पूरे अच्छे तरीके से भरें और कोशिश करें कि जो भी ऑडियो स्पीच आपको मिल रही हो, कहीं उसमें कोई दिक्कत आ रही हो। वैसे दिक्कत आ नहीं सकती जब आपने सीयू सेट का फॉर्म भरा होगा, और जो जिस तरह का प्लेटफॉर्म सीयू सेट पर अवेलेबल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। तो मैं समझता नहीं हूं कि किसी प्रकार की आपको कोई असुविधा होनी चाहिए। खासतौर पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी दिनांक, जैसे 10 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, उसके बाद विश्वविद्यालय बिल्कुल आपके किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं कर पाएगी। ये बहुत जरूरी है और ये सबके लिए है। आपके आवेदन शुल्क में भी हमने कमी कर रखी है। आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना है, जो आपके अन्य वर्गों के लिए भी लागू होता है। और साथ ही विश्वविद्यालय की एक बहुत ही अच्छे गुड प्रैक्टिस में यह भी है कि विश्वविद्यालय आपसे फीस कोई भी चार्ज नहीं करती, एक्सेप्ट अ टोकन फी हम चार्ज करते हैं, जो कि
विभिन्न कॉलेज में विभिन्न प्राइस उसका रखा गया है, कहीं 100 रुपया भी है, कहीं 150 रुपये भी हो सकता है, कहीं 500 भी हो सकता है, कहीं 1000 भी हो सकता है। तो इस तरह से विश्वविद्यालय लगातार अपने एम्पावरमेंट मेजर्स में यह प्रयास करती है कि किस तरह से जो दिव्यांग जन छात्र छात्राएं हैं उनको कैसे जो है सो हम सशक्त बनाने का प्रयास करें। लेकिन सशक्त बनाने के क्रम में यह भी बहुत जरूरी होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है सो कि राइट्स की ही बात को ना समझें। हमारे लिए यह भी जरूरी होता है कि हम अपनी ड्यूटीज भी समझना बहुत जरूरी होता है। हम ड्यूटीज को ना समझेंगे, हम दिन ब दिन अपने जब महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। हम ये नहीं समझते कि विश्वविद्यालय किन चुनौतियों से गुजरता है, विश्वविद्यालयों की क्या चुनौतियां होती हैं या महाविद्यालय की क्या चुनौती होती है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि उन चुनौतियों के साथ चलकर हम किस प्रकार एक अपने आप में उदाहरण बने और उदाहरण बन के अपनी डिग्री हासिल करें। विश्वविद्यालय के इन कुछ स्कीम से, इन कुछ प्रोग्राम से पिछले कई वर्षों में हमारे कई छात्र छात्राएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी आ रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज में भी आ रहे हैं, हर तरह के क्षेत्र में ये छात्र छात्राएं जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं उसमें कहीं भी अगर आपको कोई भी असुविधा या कोई भी जानकारी की कमी लगे तो आप बिल्कुल मुक्त हैं, कभी भी समान अवसर प्रकोष्ठ के दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सकते हैं कार्यालय के समय पर, और हम सब आपकी सपोर्ट के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए हर तरह से हम मदद करने को तैयार हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई आपके प्रश्न होंगे तो वो लास्ट में हम ले लेंगे, और मैं हरनीत मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आगे कंटिन्यू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर रोहन रॉय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो सेशन को कंटिन्यू करें सर। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आज मुझे यहाँ पर आप सभी से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आरक्षण की सुविधा दी जाती है प्रवेश प्रक्रिया में, उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। तो हम अपनी चर्चा जो है वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसके शुरू करते हैं। मैं एडमिशन ब्रांच से निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन शेयर करने की परमिशन जो है वो दें। एडमिशन ब्रांच अगर सुन रही हो तो। जी सर।